गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग विल हैव का यूज सीखेंगे। अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रेजेंट में कोई वस्तु है तो उसके लिए हैव और हैज का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। लेकिन पास्ट में कोई वस्तु थी उसे बताने के लिए हैड का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। लेकिन इंसान के पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी तक उसके पास नहीं थी, लेकिन उसकी एक उम्मीद है कि फ्यूचर में वह वस्तु उसको मिल सकती है, तो उसके लिए विल हैव का यूज किया जाता है। जो भी वस्तु या जो भी संबंधित चीज वो जो चाहता है और फ्यूचर में वह हासिल कर सकता है तो उसके लिए विल हैव का यूज किया जाता है। इसका पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में पास होगा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं। मेरे पास कार होगा, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा। तुम्हारे पास नौकरी होगी। पापा के पास पैसे होंगे। कविता के पास स्कूटी होगी। दूसरा, ठीक है, इसी प्रकार से संबंध, ठीक है, संबंध बताते हैं। संबंध में हमको जब करेक्ट नहीं रहता तो हम उसकी संभावना बताते हैं कि मोहन का एक बड़ा भाई होगा, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कविता की 2 छोटी बहनें होंगी। रामू की मौसी का एक बेटा होगा। रमेश के 3 चाचा होंगे। तो विल हैव का यूज भविष्य में जो वस्तु आपके पास होगी उसको बताने के लिए या किसी भी संबंध की संभावना को बताने के लिए किया जाता है। आइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको समझते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहला सेंटेंस मेरे पास कार होगा, तो हम ये जानते हैं कि मेरा, मेरी या मेरे का कर्ता होता है आई, और आई के बाद हम लिखेंगे विल हैव। तो आई विल हैव आ कार। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो उसके आगे आ लगा देते हैं। अगर अनकाउंटेबल है, नहीं गिना जा सकता, तो नहीं लगाते। तुम्हारे पास नौकरी होगी। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपके या आपकी का जो कर्ता होता है तो तुम या आप होता है, जिसे इंग्लिश में यू कहते हैं। अब यू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाते हैं, ये हो जाएगा यू विल हैव। और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, नौकरी। और नौकरी को इंग्लिश में जॉब या सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो नौकरी को गिना जा सकता है, इसीलिए इसके आगे में आ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा यू विल हैव अ जॉब। पापा के पास पैसे होंगे। सब्जेक्ट है पापा। अब पापा के बाद विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो पापा विल हैव। ठीक है, ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे को हम लोग मनी कहते हैं, तो पैसे को गिना जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अ मनी नहीं लिखेंगे, नहीं तो 1 पैसा हो जाएगा, इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखते हैं मनी। पापा विल हैव मनी, पापा के पास पैसे होंगे। कविता के पास स्कूटी होगी, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे कविता, और कविता के बाद हम लिखेंगे विल हैव। कविता विल हैव, और ऑब्जेक्ट है स्कूटी। स्कूटी को गिना जा सकता है, आगे में अ लगा देंगे, स्कूटी। कविता विल हैव अ स्कूटी। अब आइए संबंध की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मोहन का एक बड़ा भाई होगा, तो सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एक बड़ा भाई, तो बड़ा को हम जानते हैं इंग्लिश में एल्डर कहते हैं, तो ये हो जाएगा एन एल्डर, और भाई को बोलते हैं ब्रदर। कविता की 2 छोटी बहनें होंगी, तो सब्जेक्ट है कविता, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कविता विल हैव। 2 छोटी बहनें, तो 2 को लिखेंगे 2, और छोटी को इंग्लिश में बोलते हैं यंगर। यदि उम्र में या रिश्ते में कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है तो बड़ा के लिए एल्डर और छोटे के लिए यंगर का प्रयोग किया जाता है। तो कविता विल हैव 2 यंगर, और बहन को बोलते हैं सिस्टर, लेकिन बहनें हैं प्लूरल होगा, तो हो जाएगा सिस्टर्स। रामू की मौसी का एक बेटा होगा, तो सब्जेक्ट रामू नहीं है, रामू की मौसी
ये सब्जेक्ट है। तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं रामू की मौसी, तो ये हो जाएगा रामू एपोस्ट्रॉफी एस, रामू स, रामू की मौसी को बोलते हैं मैटरनल आंटी या मैटरनल आंट। रामूस मैटरनल आंट सब्जेक्ट हो गया। अब हम प्रयोग करेंगे विल हैव का, विल हैव, रामूस मैटरनल आंट विल हैव एक बेटा, तो एक बेटा को हम लिखेंगे अ सन। रमेश के 3 चाचा होंगे, तो सब्जेक्ट है रमेश, रमेश के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे, रमेश विल हैव। अब ऑब्जेक्ट है 3 चाचा, तो ये हो जाएगा 3। अब चाचा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, लेकिन 3 है प्लूरल हो गया, तो ये हो जाएगा अंकल्स। तो इस प्रकार से विल हैव का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। आइए अब हम इन वाक्यों की निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल है। मेरे पास कार होगा, तो अफर्मेटिव हो जाएगा आई विल हैव अ कार। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हिंदी के वाक्य के बीच में नहीं आएगा। मेरे पास कार नहीं होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग कहां पे किया जाएगा? यदि कोई हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो निगेटिव एक शब्द के बाद लगता है, एक शब्द के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब है विल है, तो विल के जस्ट बाद लगेगा नॉट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा मेरे पास कार नहीं होगा। ये हो गया आई विल नॉट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या आता है? क्या मेरे पास कार होगा? तो क्या मेरे पास कार होगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में से पहले को, पहले शब्द को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, पहले वर्ड को। जैसे विल को यहां पे सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ये होगा विल आई हैव अ कार। निगेटिव इंटेरोगेटिव, एक ही वाक्य में नकारात्मक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है। क्या मेरे पास कार नहीं होगा? तो इंटेरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में विल को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो क्या आई के बाद हम नॉट लगा देंगे, विल आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं होगा। अभी हमने वस्तु के लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। मोहन का एक बड़ा भाई होगा, तो मोहन विल हैव एन एल्डर ब्रदर। मोहन का एक बड़ा भाई नहीं होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा मोहन विल। ठीक है, विल के बाद नॉट लग जाएगा, मोहन विल नॉट हैव एन एल्डर ब्रदर। क्या मोहन का एक बड़ा भाई होगा? तो विल को सामने ले आएंगे, ये हो जाएगा विल मोहन हैव एन एल्डर ब्रदर। क्या मोहन का एक बड़ा भाई नहीं होगा? अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा विल मोहन, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट हैव एन एल्डर ब्रदर। तो इस प्रकार से विल हैव में निगेटिव इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने विल हैव का यूज करना सीखा। हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ रहा है। आप इस वीडियो को पॉज कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, आपको विल हैव के सारे यूज और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।